बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है और क्या वो बहुत बड़ी सर्जरी होती है? It is not a surgery. Bone marrow transplant is a very doable thing. इनकी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छे हैं and currently for lot many people it is the only cure available. So ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT ये थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में परमानेंट क्योर डेफिनेटली बन सकता है। Yes, it is. Okay. तो पहले मेरे ही सेल्स हम लोग अफेरेसिस करेंगे. It is just a modified blood donation process where I am giving only selective cells to the person. तो वो छोटे से छोटा बच्चा उसको उतनी ही कीमोथेरेपी दी जाएगी जो उसके वजन और हाइट के अनुसार हो. Okay, so ये पूरा प्रोसेस डोनर के लिए कितना सेफ? ये प्रोसेस डोनर के लिए उतना ही सेफ होता है जितना एक ब्लड डोनेशन सेफ. सो देयर आर चांसेस कि बच्चा आईसीयू में जा सकता है, वेंटिलेटर पे जा सकता है, बट देन वी हैव सीन मिरेकल्स जहाँ पे वहाँ से भी निकल के लोग अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. सक्सेस रेशियो इज डेफिनेटली बिगर देन व्हाटएवर कॉम्प्लिकेशंस आई हैव टोल्ड. सो अगर आपको एक मैसेज देना होगा पेरेंट्स को जो डर रहे हैं इन सब चीजों से, तो आप क्या करेंगे? कि डर के आगे जीत है. जब किसी पेरेंट को ये बताया जाता है कि उनके बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो पहला रिएक्शन अक्सर ये होता है कि वो डर जाते हैं. ट्रांसप्लांट शब्द ही इतना इंटेंस और हैवी लगता है, लोग सोचने लगते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी होगी, बहुत रिस्क होगा या शायद लास्ट ऑप्शन है. लेकिन सच क्या है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट उतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना लगता है? क्या सिर्फ कैंसर के लिए होता है या कुछ केसेस में एक कंप्लीट क्योर भी हो सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स को इस जर्नी के दौरान क्या समझना चाहिए और किन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, आज हम इस पूरे प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे. फ्रॉम डोनर टू रिकवरी, फ्रॉम रिस्क्स टू होप. इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ है डॉक्टर लीजा बुलसारा. मैं हूँ केवी रोजे और आप देख रहे हैं कैंसर की बात. लेट्स स्टार्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग हियर एंड डिस्कसिंग सच अ सेंसिटिव टॉपिक. थैंक यू सो मच. आई शुड एक्चुअली थैंक दिस प्लेटफॉर्म कैंसर के बाद जिन्होंने इतना सेंसिटिव टॉपिक लिया है. बिकॉज नॉर्मली अगर आप इसको गूगल सर्च भी करोगे एंड पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे इतने मिथ्स है कि पेरेंट्स हमारे पास जब आते हैं वो ना बोलने के लिए ही आते हैं. राइट. बिकॉज वो सारी चीज़ें इतना फियरफुल तरीके से दिखाई गई है एंड उसमें जितनी भी होप्स बचती है कि नहीं ये दिस इज़ द अल्टीमेट क्योर एंड इससे ठीक हो जाएगा, वी हैव टू settle them so much and probably this is the need of the hour, this podcast, because it will help us also explain parents in a better way कि नहीं हम ये कर सकते हैं, ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं and it is doable in India also. Right. So firstly, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है और क्या वो बहुत बड़ी सर्जरी होती है? So I'm really glad you asked me this. मैं ये पॉडकास्ट में जो एक ही सेंटेंस बहुत बार रिपीट करने वाली हूँ वो ये है कि इट इज़ नॉट अ सर्जरी, इट इज़ नॉट एन ऑपरेशन. इसमें मतलब एक चीज़ निकाल के एक चीज़ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी डुएबल थिंग. इनकी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छे हैं एंड करेंटली फॉर लॉट मैनी पीपल इट इज़ द ओनली क्योर अवेलेबल फॉर अस. And we have been doing it from quite a long time and we are very hopeful that again we will science इतना एडवांस हो जाएगा कि अभी जो थोड़ी बहुत अड़चने हमें आ रही है वो भी आगे चल के ना आए. So अगर मैं एकदम साधारण भाषा में आपको अगर बोलूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो एक खेती समान है. जैसे कि एक फार्मर एक खेती करता है, उसके पास एक ज़मीन है, उसको वो बोता है, फिर उसमें वो बीज डालता है, फिर सूर्य प्रकाश और पानी की जब उसको ये पड़ती है तब वो धीरे धीरे वो बीज वो पौधा बनता है, वही झाड़ बनता है, वही फल देता है. सिमिलरली इज़ अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ओके. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये सिर्फ ब्लड कैंसर्स में ही रेलेवेंट है या फिर बच्चों को भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है? सो बच्चों के इंडिकेशंस जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जहाँ पे हम बोलते हैं, पहले तो बिनाइन कंडीशंस होती है जैसे कि हेमोग्लोबिनोपैथीज. जिस बच्चे को थैलेसीमिया है जो जन्म के 6-8 महीने में डायग्नोस होता है और उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है. ये ब्लड चढ़ाते चढ़ाते फिर वो बड़े होते हैं. इनकी आयु ऑलमोस्ट 50 से 60 साल अभी की विथ रिसेंट एडवांसमेंट है. लेकिन आप समझ सकते हो हर महीने कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 20 दिन ऐसे करके ब्लड चढ़ाना पड़ता है.
सिकल सेल अनीमिया में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, एप्लास्टिक अनीमिया में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, और बहुत सारी और हीमोग्लोबिनोपैथीज़ जो होती है, सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया, जिनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। जो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा, सॉलिड ऑर्गन में इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल कि न्यूरोब्लास्टोमा में, रिलैप्स्ड इविंग सार्कोमा में ट्रांसप्लांट हम करते हैं। रिफ्रैक्टरी या रिलैप्स्ड लुकीमियाज, जो ब्लड कैंसर होते हैं, या तो वो जाके वापस आ गए हैं, या फिर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन थेरेपी पे वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उसमें हम ट्रांसप्लांट बोलते हैं। AML जो हाई रिस्क होते हैं, वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। लिम्फोमास में ट्रांसप्लांट होता है। सो ये बहुत अलग अलग तरीके की डिजीज़ है जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट एज ए क्योरेटिव ऑप्शन चूज़ करते हैं। सपोर्टिव ऑप्शंस ये हो गया कि आप ब्लड चढ़ाइए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर मुझे किसी को थैलेसीमिया मुक्त करना है, या सिकल सेल है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हो रहे हैं, वो बार बार एडमिट हो रहा है, उसको वाइसोक्लूसिव क्राइसिस हो रहे हैं, इन सबको हम ख़त्म करने के लिए हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके, सो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT, ये थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में परमानेंट क्योर डेफिनेटली बन सकता है? यस, इट इज़। ओके, सो बेसिकली कौन डोनर बन सकता है? क्या फैमिली होना ज़रूरी है, फ्रेंड, ब्लड ग्रुप, उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है? बेसिकली डिफरेंट डिजीज़ टाइप है, बट डिफरेंट ट्रांसप्लांट नीड। जैसे कि मैंने बोला, लिम्फोमास या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इट इज़ नोन एज ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। अगर मुझे ये डिजीज़ का ट्रांसप्लांट करना है, तो पहले मेरे ही सेल्स हम लोग अफेरेसिस करेंगे, विच इज़ Apheresis मतलब? अफेरेसिस मतलब कि इट इज़ अ मॉडिफाइड वे ऑफ ब्लड डोनेशन, कि मेरा ब्लड लिया जाएगा, उसमें से WBC का CD34 एंड CD3 एक स्पेसिफिक कण लिया जाता है। एंड सिंस बोन मैरो ट्रांसप्लांटर्स आर वेरी गुड पीपल, इतना कण हम लेते हैं 300 ml, और बाकी का जो ब्लड है जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो वापस आउटलेट से हम अंदर दे देते हैं। देयर विल बी 2 लाइन्स विच विल बी पुट अप, इनलेट एंड आउटलेट। ब्लड जाएगा, मशीन में सेंट्रीफ्यूज होगा, वो उस तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा कि उस पर सिर्फ CD34 और CD3 एब्जॉर्ब होगा, और बाकी का ब्लड उस डोनर को या मेरे को वापस दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ अबाउट 4 hours। इसमें मैं जागी हुई रहूँगी, मोबाइल खेलती रहूँगी, खाना खा सकती हूँ, उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, जैसे मुझे करना है TV देख सकती हूँ। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल। इट इज़ जस्ट अ मॉडिफाइड ब्लड डोनेशन प्रोसेस वेयर आई एम गिविंग ओनली सिलेक्टिव सेल्स टू द पर्सन। अब ये जो स्टेम सेल्स क्रिएट होते हैं, ये हम -80 डिग्रीज में स्टोर करते हैं, विच इज़ नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। फिर मुझे BMT यूनिट में लिया जाता है। BMT यूनिट में या तो मुझे यहाँ से एक लाइन डाली जाती है, या तो यहाँ से एक परमानेंट PICC लाइन डाली जाती है, पिक लाइन डाली जाती है, ताकि मुझे बार बार उसको प्रिक ना करना पड़े, सैम्पलिंग के लिए मुझे परेशान ना होना पड़े। और वो अभी हम, इट्स अ बिग बॉस राइट, वो BMT में एक पेशेंट है, उसका रिलेटिव है, वो 30 दिन तक अंदर है ये करके, और अगर सिस्टर रोज आके बोलेगी कि नहीं आज सैंपल लेना, आज सैंपल लेना, तीसरे दिन वो पेशेंट भाग जाएगा। सो फॉर द कंफर्ट एंड द कन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट, हम ये PICC लाइन हिकमैन या फिर महुरकर डाल देते हैं, एंड हम उसको फिर कीमो देते हैं। एक साधारण सी बात है कि मुझे अगर इस रूम का फर्नीचर नया लाना है, तो मुझे या तो ये एग्जिस्टिंग फर्नीचर को नष्ट करना पड़ेगा, जला देना पड़ेगा, या तो मुझे उसको बेच देना पड़ेगा। आई विल हैव टू क्रिएट अ स्पेस। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बोन मैरो जो या तो डिफेक्टिव काम कर रहा है या तो काम नहीं कर रहा है, एंड आई वांट अ न्यू बोन मैरो टू कम इनटू द सेम स्पेस जो ऑलरेडी है, जो बोन का टनल है, वहाँ पे आके वो बीज बनाए, तो मुझे एग्जिस्टिंग बोन मैरो को नष्ट करना है। सो वी विल गिव अ वेरी हैवी डोज ऑफ कीमोथेरेपी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो कीमोथेरेपी होती है, दुनिया में कोई भी प्रोटोकॉल जो होता है, वो हमेशा एक इंसान के बॉडी सरफेस एरिया से होता है। मतलब उसका हाइट लिया जाता है, वेट लिया जाता है, और एक बॉडी सरफेस एरिया निकाला जाता है। एंड आउट ऑफ लॉट ऑफ स्टडीज़ एक स्पेसिफिक डोज होता है जो इतने सारे लोगों ने सहा होता है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मैक्सिमम इफेक्टिव डोज होता है। तो वो छोटे से छोटा बच्चा, अगर वो 8 महीने का है या फिर 1 साल का बच्चा है, तो उसको उतनी ही कीमोथेरेपी दी जाएगी जो उसके वज़न और हाइट के अनुसार होगी। ओके, तो छोटे बच्चों में, क्योंकि वो छोटी हाइट और छोटे वेट के होते हैं, उनको छोटे डोजेस दिए जाते हैं। तो जितने हम साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी बड़े लोगों में देखते हैं, उतनी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। और हमेशा कीमो चालू करने से पहले हम प्रोफाइलेक्टिकली, वॉमिटिंग ना हो उसकी दवाइयाँ, ठीक है, उनको गैस ना हो उसकी दवाइयाँ प्री मेडिकेशन में देते हैं। फिर वो डोज जाता है
और सिंस कीमोथेरेपी यूरिन और स्टूल से फ्लश आउट होता है, तो हम उनको हाइपर हाइड्रेशन प्रोग्राम, ताकि वो तुरंत ही जितना काम हो उतना काम करे और तुरंत ही यूरिन और स्टूल से बाहर निकल जाए. सो वी टेक केयर मैक्सिममली कि इनका टॉक्सिसिटी लेवल्स कीमो की वजह से ना रहे. ठीक है. और ये 4-5 दिन की कीमोथेरेपी रहती है फॉर ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट. फिर जब ये प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाता है, वो क्रायो प्रिजर्व जो सेल्स होते हैं उसको हम थॉ करते हैं, मतलब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं और मुझे जो लाइन डाली गई है उससे हम लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही दे देते. ओके. ये जो प्रोसेस है ये इसको बोलते हैं हम बीज डालना. फिर धीरे धीरे ये सेल्स मेरी बॉडी में WBC और प्लेटलेट बढ़ाएंगे. दिस इज़ ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, जहाँ पे मेरे ही सेल्स लिए गए और मुझे दिया गया. अभी कुछ डिजीज़ जो होती है जैसे कि हेमोग्लोबिनोपैथी, इसमें एलोजेनिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं कि किसी और बंदे का सेल्स मुझे दी जाए. तो इसके लिए जैसे कि ब्लड चढ़ाने से पहले हम क्रॉस मैच करते हैं, फिर वो मैच होता है तभी हम ब्लड चढ़ाते हैं. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसप्लांट. तो इसमें क्या होता है कि हम HLA टेस्ट करते हैं, विच इज़ नोन एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. हाई रेजोल्यूशन करते हैं. इसमें हम 6 टाइप के मेजर प्रोटीन्स चेक करते हैं, ABC, DP, DQ, DR. आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा बारकोड है. ठीक है. अब ये एक बारकोड है जो मेरा बारकोड किसी और के बारकोड से मैच होना चाहिए. सो अगर मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है फॉर वॉट एवर रीज़न एंड इट इज़ एन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, तो मेरा मैच मेरे भाई के साथ हो, मेरे सिबलिंग के साथ हो, उसकी संभावना है 25%. ओह माय गॉड. ओके. और मेरा मैच मेरे सगे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उसके साथ मैच हो, उसका परसेंटेज है लेस देन 1. इज इट? या क्योंकि आप ये समझिए कि मेरे मम्मी का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है. हाँ, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से आया है. नाउ मी गेटिंग द सेम DNA मटीरियल लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स पास्ड ऑन टू माई मदर एंड गेटिंग दोज 100% इन मी इज़ अ वेरी रेयर चांस. और ये एथनिसिटी भी बेस्ड होता है. जब हम रजिस्ट्री में ढूंढते हैं तो वी हैव सीन दैट एन इंडियन पेशेंट मैचेस टू अ इंडियन डोनर. ओके. दिस इज़ अ वेरी रेयर थिंग कि मैं अगर इंडिया में हूँ तो मुझे USA का कोई HLA मैच हो. ऐसा भी हुआ है बट इट इज़ अ वेरी एथनिसिटी बेस्ड प्रोग्राम. ठीक है. ये HLA जब मैच होता है 100%, अगर ये 12/12 मैच है तो इसको हम 100% मैच बोलेंगे. ठीक है. अगर ये मेरे भाई का है तो मैच सिबलिंग डोनर. अगर ये मेरे फादर या मदर का है तो फिर मैच रिलेटिव डोनर, ये करके. लेकिन अगर ये समझो 11/12 भी है देन इट इज़ अ हाफ मैच. देन इट टर्न्स इनटू अ हैप्लो मैच. ओके. अभी विच इज़ अ वेरी हमने बहुत HLA के कैंप्स किए हैं. इसमें या तो हम चीक स्वैब लेते हैं या तो फिर हम ब्लड सैंपल लेते हैं. 2 मेथड से लिया जाता है. इसका एक HLA का एक सैंपल अगर सिर्फ मेरा सैंपल भेजना है तो द कॉस्ट इज़ वेरी अबाउट 5,000 to 10,000. ठीक है. तो अगर मुझे पूरी फैमिली का भेजना है तो इट इज़ अराउंड 40,000 मैक्स. अभी आप ये समझिए कि इतने पैसे लोगों के पास नहीं होते, इसलिए हम कैंप्स करते हैं और ये वी ट्राई टू हेल्प देम आउट विद द फ्री HLA कैंप्स एंड एवरीथिंग. लेकिन देर आर प्लेसेस जहाँ पे फादर भी मैच नहीं होता, मदर भी मैच नहीं होता और सिबलिंग भी मैच नहीं होता. तो इन दैट केसेस देर आर रजिस्ट्रीज, जैसे कि हमारे ब्लड बैंक्स होते हैं, वैसे 2 रजिस्ट्री है, DKMS एंड दात्री, जहाँ पे हम जैसे नॉर्मल लोगों ने अपने HLA के स्वैप्स दिए होते हैं और वहाँ पे वो रजिस्ट्री में द डेटा इज सेव्ड. नाउ समझो कि कल मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है बट देयर इज़ नॉट अ डोनर, तो मैं उस रजिस्ट्री को मेल करूँगी कि सो एंड सो पेशेंट, सो एंड सो ब्लड ग्रुप एंड दिस इज़ द HLA रिपोर्ट, प्लीज़ सी इफ दे हैव अ मैच और नॉट. फिर वो रजिस्ट्री में वेब बेस्ड होगा. फिर वो लोग हमें रिटर्न करेंगे कि ये डोनर मिला है, देन वी गो एंड प्रोसीड फर्दर. दिस इज़ नोन एज मैच्ड अनरिलेटेड डोनर. ओके. हमारे पास मैच है 12/12, वो डोनेट करने के लिए तैयार है लेकिन ये इस बंदे से रिलेटेड नहीं है. सो वी कैन डू अ मड ट्रांसप्लांट. बट इन सर्टन कंडीशंस हम इतना वेट नहीं कर सकते, तो हमें जब इमरजेंसी ट्रांसप्लांट जैसे कि लुकीमियाज होते हैं, AMLs होते हैं, ये सारी चीज़ों में हम हैप्लो ट्रांसप्लांट भी करते हैं. ओके. हैप्लो ट्रांसप्लांट इज जो भाई बहन मैच नहीं हुए हों बट वी गो अहेड. उनके प्रोटोकॉल्स थोड़े से और एग्रेसिव होते हैं एंड द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंजेस बाय द डोनर सिलेक्शन. ओके. सो ये पूरा प्रोसेस डोनर के लिए कितना सेफ होता है? ये प्रोसेस डोनर के लिए उतना ही सेफ होता है जितना एक ब्लड डोनेशन सेफ. ओके. द डिफरेंस इज कि आपको ब्लड डोनेशन में एक बड़ी सी सुई यहाँ डाली जाती है,
और आप 30 मिनट्स में सब कुछ ख़त्म करके घर चले जाते हो. ओके. नाउ इसमें ये दिस इज़ द आई थिंक द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ग्रैंड मदर हु इज़ प्रेजेंट इन द काउंसलिंग सेशन कि हमारा एक बच्चा ठीक है, दूसरा बच्चा बीमार है, आप हमारे अच्छे बच्चे को भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात कर रहे हो. सो we show them a lot of photographs, they talk to our patients and everything, we convince the family that it is safe. अभी आप जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर you are donating for me, ठीक है, तो आप अगर ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में आपको GCSF का एक इंजेक्शन लगेगा. इट इज़ जस्ट लाइक वन वैक्सीन जैसा कि आपको सबक्यूट लगेगा. आप सुबह 8 बजे आओगे, वो इंजेक्शन लगाओगे और अपने काम पे आप निकल जाओगे. ऐसे 4 दिन आप इंजेक्शन लगाओगे, 5वें दिन आप एडमिट हो जाओगे. अगर आपकी नसें अच्छी है, ओके, इफ़ इट्स अ वेल ग्रोन पर्सन और उनकी वेन्स अच्छी है, तो हम एक इंट्राकैथ यहाँ पे, एक इंट्राकैथ यहाँ पे लगाएंगे. ये इंट्राकैथ से आपका ब्लड मशीन से कनेक्टेड रहेगा. वो मशीन सेंट्रीफ्यूज होगी, वो अपने सिलेक्टेड सेल्स ले लेगी. जैसे कि मैंने कहा ट्रांसप्लांटर्स बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो आपके बाकी का ब्लड आपको वापस दे देते हैं. एंड द बॉडी इज़ इंजीनियर्ड सच वे बाय गॉड कि ये जो हम जितना भी 300 ml ब्लड लेते हैं, वो आपकी बॉडी विद इन 48 आवर्स रिटर्न हो जाती है. इट इज़ मेड एंड मैन्युफैक्चर एंड यू आर बैक टू वर्क. जैसे ही हम प्रोसीजर कंप्लीट होगा बाय 4 आवर्स, हम आपका एक सैंपल भेजेंगे. उसका सेल डोज कैलकुलेट होगा विच इज़ अराउंड 4 to 10⁻⁶ सेल्स. अगर ये समझो हमें उस वक्त मिल गया, हमें अराउंड 7 या 8 का डोज मिल गया, हम आपके दोनों इंट्राकैथ निकाल देंगे एंड यू आर बैक टू वर्क. ओके. तो 99.9% the donor is admitted in a daycare basis for 4 to 6 hours. That's it. जैसे ही हमें स्टेम सेल्स मिल जाते हैं, हाँ, और सेल डोज है, वो डोनर का काम ख़त्म है. अभी समझो कि वो छोटा बच्चा है, क्योंकि अगर मैच सिबलिंग है और पेशेंट की एज 6 years है और उसका बड़े भाई है 12 years के, तो हम यहाँ से एक महूर कर डालते हैं, उनको बेशुद्ध करके लैब में ले जा, कैथ लैब में ले जाके हम ये लाइन डाल देते हैं, ताकि सी फॉर अस a young child to be like this for 4 hours it is little difficult, है ना. तो फिर हम उसको फ्री कर देते हैं. यहाँ से ही एक इनलेट और आउटलेट पोर्ट होता है. सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर 4 hours एंड देन ही गोज बैक होम. ओके. कंडीशनिंग, ये वर्ड बहुत सुना जाता है. हाँ, कंडीशनिंग वर्ड जो मैंने कंडीशनिंग के बारे में और केमोथेरेपी के पहले ट्रांसप्लांट अगर इन्वॉल्व है, तो पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला कि अगर मुझे यहाँ पे सामान नया लाना है, तो मुझे वो सारी चीज़ें नष्ट करनी पड़ेगी. कंडीशनिंग कीमोथेरेपी जो है वो वही प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफरेंट डिजीज़ के हिसाब से बाय द डोनर टाइप हम उसका कंडीशनिंग रेजिमेंट बनाते हैं. और अलग अलग डिजीज़ में कभी कभी हाईली अब्लेटिव होता है, जैसे कि वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है. अगर डिजीज़ रिलैप्स रिफ्रैक्टरी है तो हमें उस तरह से उसको नष्ट करना पड़ेगा. कभी कभी लुकेमियाज़ में हम रेडिएशन भी देते हैं, और बिकॉज वी वांट टू बी श्योर कि कोई भी कण जो ख़राब था वो ना बचे. ठीक है. और कभी कभी हम, अगर हमें लगता है कि नहीं दिस इज़ कैन बी अ वेरी रिड्यूस इंटेंसिटी कीमो, तो हम रिक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो 2 ड्रग थेरेपी होती है. ऑटोलॉगस में इतना माइलो अब्लेशन नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट रिक प्रोटोकॉल में चला जाता है. ये करके. बट जैसे कि मैंने बोला कि ये वज़न और हाइट अनुसार होता है, वो उतना ही दिया जाएगा कि जितना वो बच्चा सह पाए. और ये आपको समझना है कि ये जो प्रोटोकॉल्स है BMT के या कीमो प्रोटोकॉल्स है, ये इंडिविजुअलिस्ट प्रोटोकॉल नहीं है. ये डॉक्टर लीजा, डॉक्टर श्वेता या ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं है. दिस आर द वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल्स. तो अगर आपका BMT पुणे में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, शिकागो में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, द प्रोटोकॉल विल बी द सेम. ओके. सो इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल, बिकॉज ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिस पे ट्रायल्स आगे हुई है, जिसको हमें फ़ायदे पता है, जो सक्सेस रेट्स ज़्यादा देते हैं, उस हिसाब से ये प्रोटोकॉल डिजीज़ वाइज प्रोग्राम किए गए हैं. ओके. सो ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन की संभावना होती है? सो बेसिकली आप ये समझिए कि अभी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट किसी और के डोनर के मुझे ये दिए गए, और जैसे ही मैंने BGA किया, जिस दिन मैं स्टेम सेल इन्फ्यूज़ करती हूँ उसको हम डे 0 बोलते हैं. इसको डे 0 इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उस दिन WBC 0 रहता है ऑलमोस्ट. मैं पूरा उसका इम्यूनिटी और उसका बोन मैरो और उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति नष्ट कर चुकी हूँ.
इसीलिए BMT सेंटर हर हॉस्पिटल में नहीं होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड रूम. HEPA फिल्टर रखता है, पॉजिटिव प्रेशर रूम्स लगते हैं. HEPA फिल्टर ऊपर रहता है जो सर्कुलेटिंग एयर को 12 से 13 बार बाय मिनट सर्कुलेट करता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टेबल ना होके वहाँ पे जमे ना जाए. ओके और इसीलिए इसको स्पेशलाइज नर्सिंग लगती है, स्पेशलाइज प्रोटोकॉल्स सेट किए गए हैं. इसको हमेशा एक अटैच टॉयलेट बाथरूम लगता है, ताकि दूसरे पेशेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो स्टूल और यूरिन में पास करे वो उसको गलती से भी ना लग जाए. हर एक BMT रूम का एक सेपरेट AHU रहता है जो बाकी की चीज़ें कंट्रोल करता है. सो एवरी हॉस्पिटल डजेंट हैव अ BMT रूम, and if the hospital has a BMT room, it has a dedicated staff, dedicated coordinator, dedicated doctors and everything else. ठीक है. इसीलिए और कभी कभी हमारे पेट में भी जंतु रहते हैं, जैसे कि CMV वायरस. देखिए बिकॉज अगर हम लोग ने आपका और मेरा भी CMV IgG मतलब लेटेंट इन्फेक्शंस चेक किए तो हम पॉजिटिव रहेंगे ऑल ऑफ अस. तो जब हमारी डिफेंस सिस्टम ही नहीं है तो ये वायरसेस भी एक्टिवेट हो सकते हैं. ठीक है. इसीलिए उनको एकदम ही आइसोलेटेड बिग बॉस टाइप्स रखा जाता है. ठीक है. अगर मुझे भी BMT रूम में राउंड लेने के लिए जाना है तो आई विल बी डॉनिंग ऑफ ऑल माई क्लोथ्स, वेयरिंग अ स्पेशल BMT ऑटोक्लेव्ड सूट, wearing a cap and a mask, wash my hands thoroughly and then only go, ताकि मैं अपने साथ कुछ लेना चाहूँ. ओके एंड इट इज़ लाइक one door entry, 2 door entry and 3rd door entry में BMT का रूम आएगा. My God. ओके सो दैट मच केयर हैज़ बीन टेकन. तो इसमें फीवर हो सकता है. नाउ अभी आपने क्रिकेट मैचेस देखी, ठीक है. समटाइम्स इंडिया स्ट्रांग होता है एंड समटाइम्स ओपोनेंट स्ट्रांग होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया स्ट्रांग रहता है. ठीक है. तो अभी ये जो मैं हूँ, जो पेशेंट है, इट इज़ अ होस्ट. ठीक है. और जो डोनर है, इट इज़ अ ग्राफ्ट. ठीक है. तो आप वो होस्ट के घर पे आए हो, तो देर विल बी टाइम्स जहाँ पे ग्राफ्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी तो है नहीं. सो देर विल बी टाइम्स जहाँ पे GVHD डिजीज़ हो सकता है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़. तो इसमें क्या होता है कि लिवर पे सूज आ सकती है, आँख पे चट्टे आ सकते हैं, शरीर पे अब्रेशंस आ सकते हैं, लीजन्स आ सकते हैं, गट GVHD हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं. इतने लूज मोशंस हो कि ब्लड इंटेस्टाइन का म्यूकोसा तक निकले. ठीक है. इसको हम GVHD बोलते हैं. बट जब मैं इतना बड़ा BMT यूनिट चला रही हूँ, मैं इतने प्रोटोकॉल्स सेट कर रही हूँ, तो देर आर मेडिकेशंस फॉर GVHD ऑल्सो, वी कैन कंट्रोल दैट ऑल्सो. GVHD ट्रांसप्लांट यूनिट में भी हो सकता है. क्रॉनिक GVHD ट्रांसप्लांट होने के 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी हो सकता है. लेकिन इसकी मेडिकेशंस अवेलेबल रहती है और इन बच्चों का फॉलोअप बड़ा लंबा रहता है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये हो सकती है द अदर वे राउंड, कि होस्ट इज़ वेरी पावरफुल और वो समझ जाए कि ये ग्राफ्ट है और ये फॉरेन बॉडी है, एंड द डिफेंस गेट्स एक्टिवेटेड और वो पूरा का पूरा ग्राफ्ट मार डाले. इन दैट केसेस ट्रांसप्लांट गोज टू अ फेलियर लेवल, और वो बच्चा अगर थैलेसेमिक है तो वो वापस से थैलेसेमिक हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें रहती है. ठीक है. लास्ट चांसेस के इतनी सारी GVHD कभी कंट्रोल में ना आए, बिकॉज सी प्रोटोकॉल्स आर सेम, एंटीबायोटिक डोजेज आर द सेम, GVHD के मेडिकेशंस डोजेज आर द सेम, लेकिन हर एक इंसान का रोग प्रतिकारक शक्ति अलग होता है. कोविड में सब लोग एडमिट नहीं हुए थे, सबको रेमडेसिविर नहीं लगा था. कोई काढ़ा पी के ठीक हुए थे, कोई थोड़े से मेडिकेशन से ठीक हो गए थे, कोई वेंटिलेटर पे गए थे, फ्यू ऑफ देम डिडंट मेक इट. सो सिमिलर लेवल पे हर एक इंसान सेम तरीके से रिएक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो देर आर चांसेस कि बच्चा ICU में जा सकता है, वेंटिलेटर पे जा सकता है, डायलिसिस पे जा सकता है, एंड देर आर डेफिनेटली मोर्टालिटी चांसेस इन दिस. लेकिन जब भी हम ये बात करते हैं या ट्रांसप्लांट का कंसेंट लेते हैं, वी एक्सप्लेन देम एंड वी गिव देम द परसेंटेजेस ऑफ दिस बेस्ड ऑन द डिजीज़, बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स कंडीशन. क्योंकि कभी कभी सीवियर एप्लास्टिक अनीमिया ज़्यादा टाइम नहीं देता आपको, तो वो कभी कभी देर आर चांसेस व्हेन दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम ICU टू द BMT यूनिट. So in that cases it becomes very very difficult, but then we have seen miracles जहाँ पे वहाँ से भी निकल के लोग अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. Okay. So these are the various complications जहाँ पे हम ये देखते हैं, but then it is a curative approach if the success ratio is definitely bigger than whatever complications I have told. और दूसरी एक चीज़
कि हम कभी भी ट्रांसप्लांट का जो डिस्चार्ज फ्रॉम बीएमटी होता है उस पे हम कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते। अगर मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है तो ट्रांसप्लांट से पहले मेरा डीएनए का एक टेस्ट और मेरे डोनर का एक डीएनए का टेस्ट लिया जाता है, विच इज़ नोन एज काइमेरिज्म। अगर समझो कि मेरा 1 अप्रैल को ट्रांसप्लांट मतलब मेरे को वो स्टेम सेल इन्फ्यूज़ किए गए हैं, तो उसके Day+30, Day+60 और Day+90 मतलब 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने बाद मेरा वापस से काइमेरिज्म का टेस्ट आएगा। उस वक्त मेरे डोनर के कितने % सेल है वो चेक किए जाएंगे। एट दैट टाइम वी वांट 100% डोनर सेल्स एंड 0% माई सेल्स। अगर ये 3 बार लगातार 100% काइमेरिज्म आता है देन दिस ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल। ओके, इसीलिए जितनी भी हम देखभाल हम बीएमटी यूनिट में करते हैं उससे डबल देखभाल जब हम बीएमटी से डिस्चार्ज होते हैं तब हम करते हैं, बिकॉज वी वांट द सेम हाइजीन लेवल जो बीएमटी में था वैसे ही आपके घर पे या वेरेवर द नियरेस्ट जगह पे आप रहते हो वहाँ पे करते हैं। खाने पीने का भी इतना ध्यान रखा जाता है। और स्टेम सेल इन्फ्यूज़ करने से पहले हम 3 दिन पहले हम बच्चों को इम्यूनोसप्रेशन की गोली चालू करते हैं ताकि वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर दे। तो ये गोली ट्रांसप्लांट के 1 साल तक चलती है। ओके, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइक लिवर एंड किडनी में ये गोली लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, तो ये 1 साल के बाद ये इम्यूनोसप्रेशन की गोली हम बंद कर देते हैं और बच्चों को इससे पहले जितने भी वैक्सीनेशन मिले हैं वो 1 साल के बाद हम वापस से उनको रीवैक्सीनेट करते हैं, बिकॉज वी हैव किल्ड एवरीथिंग, सो वी रीवैक्सीनेट देम एंड आफ्टर 1 year they do not know us and we do not know them. Hopefully, yeah. So अगर आपको एक मैसेज देना होगा पेरेंट्स को जो डर रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो आप क्या दोगे? कि डर के आगे जीत है। So it is a very complicated, technical and very you know हम पेशेंस भी बहुत लग जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। हाँ, आप घबरा जाते हो, आपको लगता है कि इसके अलावा मैं कुछ भी कर लूँगा। एंड जैसे कि सी बॉलीवुड हैव ग्लैमराइज्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग ट्रांसप्लांट, तो उनको लगता है रातों रात कुछ निकाल देंगे उस डोनर से और रातों रात, इट इज़ नथिंग इज रातों रात। ठीक है, इट इज़ अ वेरी फॉर्मेटेड प्रोसेस, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड सी अभी ना हमने वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव लर्न दैट एक डॉक्टर कितना भी पेरेंट्स को समझा ले, समवेयर वी आर लैकिंग in somehow, मतलब हम वो इतना नहीं कर पाते। So what we have done is we have started BMT support groups. So it is made by the parents and the patients जिन्होंने BMT का जर्नी किया है। ठीक है, एंड मतलब देन हम अपनी टेक्निकल बातें जब कर लेते हैं, we give them the number of a person, point of contact in the BMT support group, and then the parents talk to the parents, and then they open up more better. और उनके जो क्वेश्चंस हमें नहीं पूछे जाते, बिकॉज ना वो फोबिया होता है कि ये क्वेश्चन पूछूंगी तो मैडम सोचेगी कि तो कितना स्टूपिड क्वेश्चन, डॉक्टर को मैं कैसे पूछूं, डॉक्टर आई कांट आस्क। हाँ, तो एंड देन दे हैव 2-3 मीटिंग्स वर्बली इन पर्सन, एंड देन इट इज़ अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस जहाँ पे पेशेंट बोलता है कि हाँ तकलीफ है, ये भी सहना पड़ेगा, ये भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली जैसे मेरा बच्चा निकला है, होपफुली आपका भी बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। It's like a living testimonial. Yeah, it's a living testimonial. Yeah, and कभी कभी क्या होता है ना कि बीएमटी में इतने दिनों तक एक मदर या एक फादर उस बच्चे के साथ अकेले है, वो देख रहे हैं बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चे को बुखार आ रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो ना हम कितना भी उनको समझा ले कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 days, काउंट्स बढ़ने लगेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग एल्स, बट देन एट दैट टाइम दे ऑल फ्रॉम बीएमटी दे कॉन्टैक्ट द सपोर्ट ग्रुप पीपल, और फिर एक मदर बोलती है कि नहीं अभी 2 ही दिन की बात है, धीरे धीरे काउंट्स बढ़ेंगे, ये काउंट्स बढ़े हैं इसीलिए फीवर है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है द एम्पैथिकल अप्रोच फ्रॉम द सपोर्ट ग्रुप। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल द पेरेंट्स इज कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो समहाउ यू नो कि आपका बच्चा इज समवेयर इन द लाइन समवन हैज टोल्ड अबाउट बीएमटी। अभी हमारे पास जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, देखो ये सब ना इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी अफेयर ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑल्सो। ठीक है, कभी कभी 10-15 लाख भी लगते हैं। समटाइम्स वी हैव गिवन अ एस्टिमेट ऑफ 55 लाख ऑल्सो, बिकॉज वो डिजीज़ ऐसी है, हैप्लो है, अल्फा बीटा डिप्लीशन है,
बिकॉज अगर मुझे मैच अनरिलेटेड डोनर लाना है तो वो स्टेम सेल का प्रोक्योरिंग कॉस्ट इज़ अराउंड 8 to 9 lakhs. ठीक है, इसके लिए संस्थाएं मदद नहीं करती है. सो पेरेंट्स आर बेयरिंग दैट कॉस्ट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन and out of curiosity you have been stumped upon this channel and you're looking and listening to us, please make sure you have a proper insurance program. ठीक है, जिसमें सब कुछ कवर है. योर डे केयर कीमोस, आपका रेडिएशन, इवन द इम्यूनोथेरेपी, द टारगेटेड थेरेपीज एंड ट्रांसप्लांट. देर आर इंश्योरेंसेज जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कवर करता है. वी हैव डन फॉर द पेशेंट्स विद दे हैड द इन देयर प्लान. सेकेंड थिंग, हमारे पास क्या होता है कि जो बच्चे आते हैं, जो गांव खेड़े से आते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते हैं. ठीक है, उनका आधार कार्ड ही नहीं बना होता है, या राशन कार्ड में सिर्फ फादर का नाम है, मदर का नाम नहीं है, बच्चे का नाम नहीं है. नाउ सी, देर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हु गिव मनी फॉर ट्रांसप्लांट एंड कीमोथेरेपी. जैसे CM फंड है, PM फंड है, MJPGY है. लेकिन उस इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे मुझे कीमो 1-2 दिन में चालू करना है और मैं अगर डॉक्यूमेंटेशंस के लिए अटक गई, जिसको 45 days to 60 days भी लग सकते है ना. एंड द वर्स्ट पार्ट विच वी डू एज एन इंडियन कम्युनिटी इज़ कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अलग है, रिपोर्ट पे नाम अलग है और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे नाम अलग है. इन दैट वे वी विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस फॉर एनीथिंग. फंडिंग बहुत अवेलेबल है. देर आर टाइम्स वेर वी हैव नॉट टेकन अ सिंगल रुपी फ्रॉम द पेरेंट बिकॉज वो पूरा NGO सोर्स्ड हो गया. सो बट एट दैट टाइम वी रियली वॉन्ट द डॉक्यूमेंटेशन टू बी. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन सही नाम के साथ और सही फॉर्मेट में रखें, ताकि जब मुझे 11th आवर पे इमरजेंसी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़े तब मैं तहसीलदार के ऑफिस के धक्के ना खाऊं. And I think the help is available everywhere. Even if you are sitting somewhere and if you want to know about bone marrow transplant, it is in your fingertips. मुझे जो बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि विच इज़ द बेस्ट PMT सेंटर एंड विच इज़ द बेस्ट PMT डॉक्टर. टू दैट आई विल आंसर द person and the center nearest to your house. Okay, and the doctor and the center which you are comfortable with. क्योंकि इट इज़ अ 1 year लॉन्ग जर्नी. ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका ट्रैवलिंग का खर्चा आपके ट्रांसप्लांट कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ जाए. ओके, सो बिकॉज प्रोटोकॉल्स आर द सेम, द सिस्टम इज़ द सेम. इट इज़ ओनली अबाउट योर कम्फर्ट एंड योर कन्वीनियंस, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी है. बिकॉज पहले 3 महीने फॉलोअप्स आर वीकली and then it becomes monthly. So you should know how to calculate that out also. And पहले ये सारे options available नहीं थे. Now we are talking about a cure and a normal childhood, which we will have to give to our children. Right. So basically, even though the process is very tiring, very irritating sometimes, and at the same time very saddening for the parent as well as for the patient, हेल्प इज़ अवेलेबल, टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी की जा सकती है जो आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ रख दे. सो यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू गेटिंग हेल्प, एट द सेम टाइम later helping others also. Thank you so much, Dr. Lisa, for being here with us today. And it was an eye-opening podcast for me, to be very honest, because so many things I learned. Thank you so much. Thank you.